उत्तराखंड में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके वजह से लोगों का रिश्ते से भरोसा ही उठ जाता है। उत्तराखंड में हुए यह घटना अपराध में अब तक का सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। यह घटना ऐसे शख्स की है जो लव मैरिज शादी करता है और 7 जन्मों तक रहने का कसम खाता है और फिर अपनी पत्नी का हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह अपनी पत्नी की लाश छिपाने के लिए ऐसा कदम उठाता है कि वह कदम हत्या से भी खतरनाक, खौफनाक और शर्मनाक है। यह घटना उत्तराखंड की देहरादून की है। 10 फरवरी 1999 को राजेश और अनुपमा बहुत खुश थे क्योंकि 1991 से चला आ रहा प्यार उस दिन उनकी शादी में बदलने वाला था। दोनों की शादी होती है, दोनों बहुत खुश होते हैं। शादी होने के बाद वह अमेरिका चले जाते हैं। राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अच्छी ज़िंदगी जीता है। 2006 में उन दोनों को बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद अपने फैमिली में खुशीपूर्वक रहते हैं। 2008 में वह फिर अमेरिका से दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली आने के बाद राजेश अपना प्लान करता है कि मैं इंडिया में ही रहूँगा। फिर राजेश, अनुपमा और अपने बच्चों के साथ वह देहरादून में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। देहरादून में लगते हैं रहने। लेकिन बात यह है कि अब अनुपमा और राजेश के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहता है। उनके संबंध में खटास पैदा हो जाता है। बात बात में झगड़ा टंटा होता रहता है। एक दिन अनुपमा घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उसका पति राजेश अपनी पत्नी की तलाश भी नहीं करता है और न ही पुलिस स्टेशन जाकर के अपनी बीवी की तलाश होने की तहरीर देता है। कुछ दिन ऐसे बीतते हैं। राजेश के जो बच्चे होते हैं पूछते हैं, पापा मम्मी कहाँ है? तो राजेश बोलता है वो अपनी ननिहाल दिल्ली गए हैं। चूँकि दिल्ली में भी वो होती नहीं है। कुछ दिनों के बाद अनुपमा के मम्मी पापा फ़ोन करते हैं राजेश के पास हाल चाल लेने के लिए, लेकिन राजेश हाल चाल देने के बजाय गोल गोल घुमाता है और बोलता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया है, वह कुछ दिन के लिए गुस्सा होकर कहीं चली गई है, जब दिमाग उसका ठंडा होगा तब आएगी मेरे पास तो मैं बात करा दूंगा। यह बात सुन करके अनुपमा के मम्मी पापा सोचते हैं कि अक्सर बीबी और मियाँ में झगड़ा होता रहता है, मेरी बेटी का जब दिमाग ठंडा होगा घर आएगी तब मैं बात कर लूँगा। ऐसे होते हुए 1.5 महीने बीत जाते हैं। जब कोई खबर नहीं मिलता है अनुपमा का, तब अनुपमा के मम्मी पापा अपने लड़के सुजान कुमार प्रधान को देहरादून भेजते हैं। जब भाई बहन की तलाश करते हुए देहरादून आता है तो राजेश से मिलता है। राजेश से जब पूछता है बहन के बारे में कि बहन कहाँ है, तो राजेश उसे गोल गोल घुमा करके बात करने लगता है। फिर उसके भाई सुजान कुमार प्रधान को शक होने लगता है, तो वह अंदर घर जाकर के अपनी बहन को खोजने के लिए प्रयास करता है, लेकिन राजेश उस भाई को घर के अंदर जाने नहीं देता है। तब सुजान कुमार प्रधान को 100% शक हो जाता है कि उसके बहन के साथ कुछ न कुछ हुआ है, दाल में कुछ न कुछ काला है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। कौन? सुजान कुमार प्रधान, अनुपमा का भाई। पुलिस स्टेशन जा करके वहाँ पे अपनी बहन की गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस आती है राजेश के घर और राजेश से पूछताछ करती है। राजेश के पूरे घर का छानबीन तलाश करती है, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर लास्ट में पुलिस का नज़र पड़ता है डीप फ्रीजर पर। तो पुलिस सोचती है कि बड़ा फ्रीजर घर में किस लिए यूज किया गया है, अक्सर छोटे फ्रिज से ही घर में काम चलाते हैं, बड़ा फ्रीजर दुकान में प्रयोग किया जाता है। फिर जब फ्रिज को खोला जाता है तो उसमें छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं और उस पैकेट के अंदर इंसानी मांस होता है। वह बिल्कुल पत्थर जैसा जम गया होता है बर्फ से। उस पैकेट को निकाला जाता है, खोला जाता है और बर्फ को गला करके जब जांच किया जाता है तो सच में वह इंसानी मांस ही मिलता है। और उसका जब जांच होता है, रिपोर्ट आता है मेडिकल, तो पता चलता है कि वह अनुपमा का ही टुकड़ा होता है। राजेश यह बात कबूल करता है और पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है। राजेश बोलता है कि जब मेरी शादी हुई तब से मेरी पत्नी से झगड़ा चलता रहता है।
और राजेश बोलता है कि जब मैं अपनी बीवी अनुपमा को लेकर अमेरिका गया तो वहाँ पे मेरे दोस्त के साथ इसका संबंध बन गया और चोरी चोरी उससे मिलती थी, संबंध बनाती थी। राजेश यह दावा करता था अपनी बीवी से और बीवी इसकी दावा करती थी कि शादी होने से पहले ही कलकत्ता में एक औरत से इनका संबंध था और शादी होने के बाद भी उससे संबंध चलता था चोरी चोरी। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता रहता था। राजेश ये भी बताया कि जब मैं अमेरिका से वापस आया 2008 में तो मैंने चोरी से कलकत्ता में जाकर के उस औरत से शादी कर लिया था। इस बात को लेकर हमेशा बहस चलता था। एक दिन अनुपमा महिला हिंसा रोधी शाखा में जाकर शिकायत दर्ज कर देती है। तब से उसको 20,000 रुपया हर मंथली देना पड़ता है अनुपमा को, यानी कि राजेश हर महीना 20,000 रुपया खर्च देना पड़ता है अपनी पत्नी अनुपमा को। इस बात को लेकर कुछ दिन तक चला, फिर और पैसे की डिमांड होने लगा। उसकी पत्नी बोली राजेश से कि मुझे और पैसा चाहिए खर्च के लिए, 20,000 में काम नहीं चलेगा। इस बात को लेकर के बहस होता है। बहस इतना बड़ा हो जाता है कि राजेश अपनी पत्नी अनुपमा को ढकेल देता है, धक्का देता है। उसकी पत्नी गिर जाती है फर्श पे और उसके सर में चोट लग जाता है। सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। राजेश सोचता है कि उसकी पत्नी मर गई है, लेकिन जब वो नज़दीक जाकर के देखता है अपनी पत्नी को तो उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। वह सोचता है अगर मेरी पत्नी बच जाएगी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे फंसा देगी और मुझे जेल में बंद करा देगी। इस वजह से वह घबरा जाता है। फिर वह अपनी पत्नी को हमेशा से अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए फैसला कर लेता है। वह कपड़ा ला करके अपनी बीवी के मुंह और नाक में ठूस देता है, जिससे उसकी सांसें बंद हो जाती है और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। पत्नी के मर जाने के बाद वह घबरा जाता है, सोचता है कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए। फिर वह यह बातें सोचते सोचते 2 दिन तक लगा देता है और लाश को खींच करके बाथरूम में रख देता है। 2 दिन के बाद वह जाता है, एक दुकान पे कटर मशीन लाता है, चाकू लाता है और एक डीप फ्रीजर लाता है। ला करके अपनी पत्नी को, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, शादी किया था, सुंदर बच्चे पैदा किए थे, उसी पत्नी का टुकड़ों टुकड़ों में काट कर 70 टुकड़ा कर देता है। 70 टुकड़ा करके 70 पैकेट में बंद करके उस पैकेट को उस डीप फ्रीजर में रख देता है। डीप फ्रीजर में रखने के बाद वह डेली एक एक पैकेट उसमें से निकालता है और अपने साथ में अपने बच्चों को लेता है और उस उत्तराखंड के बगल में जंगल में जाकर के एक एक पैकेट डेली फेंकता रहता है। इस तरह से वह 57 पैकेट फेंक दिया रहता है 70 पैकेट में से। 57 पैकेट फेंकने के बाद 98वें दिन ही उसका भाई आता है और इस सब चीज़ों से पूरी पर्दाफाश खुलता है। फिर क्या होता है, उत्तराखंड का जो कोर्ट होता है वह 10 मार्च 2011 को चार्जशीट जारी कर देती है और सितंबर 2017 को राजेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ में 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। उस 15 लाख रुपए में से 70,000 रुपए राजकीय कोष में जाता है और बाकी जो पैसा होता है वह राजेश के बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से वह जो राजेश है अपना अपराध कबूल कर लेता है और वह सज़ा काट रहा होता है। दोस्तों, मेरा कहानी यह बताने का मतलब संबंध के जो होते हैं उनको खराब करने का नहीं है। मेरा यह कहानी बताने का सिर्फ बस इतना ही मतलब है कि आपके जीवन में कुछ भी घटना घटित होता है उस घटना को बारीकी से सोचें। किसी भी काम को अंजाम देने से पहले आप 100 बार सोचें, क्योंकि इससे समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ता है। सभी लोगों के दिमाग में गलत असर पड़ेगा। इसलिए रिश्ते को मजबूत रखने के लिए आप सोच समझ के कोई भी कदम उठाएं। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।